पहले के डॉक्टर्स और आज के डॉक्टर्स में क्या फर्क है? अच्छा डॉक्टर बनना है तो पेशेंट के दिल में घुस के देखो। कंपटीशन बहुत होता होगा इस हिसाब से तो। इट वॉज माई बैड लक कि मेरे इस बोर्ड का सेंटर उसी स्कूल में पड़ गया। तो जैसे एजुकेशन पे आपने बोला कि बहुत फोकस होता था, लेकिन उस टाइम तो एम्यूनिटीज नहीं थी, जैसे लाइट हो गया, एयर कंडीशनर, आज हम लोग बैठ के काम करते फुल बोर्ड तक कोई सोचता नहीं है, सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना, अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन। काफी दिनों तक मैं डिप्रेस्ड तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया? बहुत मैंने सनसेट और सनराइज नहीं दिखा, लेकिन इट वॉज वेरी टफ बस। तो ये अवेयरनेस नहीं था कि क्या बनना है, या फिर वो उसके तरफ सोचते ही नहीं थे पहले लोग? यस यस, ये कर लिए होते, वो कर लिए होते, लेकिन एक ये होता है, इस जब तक आप जिस प्रोफेशन में है तो आपका दूसरा प्रोफेशन अच्छा लगेगा। हाँ। लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा प्रोफेशन ठीक। हेलो, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ आर्कटिक सर्कल, जहाँ पे आज हम बहुत ही स्पेशल बात करने वाले हैं। ये फादर्स डे के मौके पे आज मैं अपने पापा डॉक्टर राम सहाय राय उनसे बात करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, जिस तरीके से हम अपना करियर डिसाइड करते हैं, जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं, वो उनकी दौर से कितना अलग है और क्या क्या चीज़ें बदली हैं। कुछ चीज़ें जो आज मैं उनसे सीखना चाहूँगा, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा। एंड स्पेशली आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे, फादरहुड पे, और एक फादर किस किस चीज़ों से गुजर के अपने बेटे को या बेटी को एक अच्छी लाइफ देता है, उस पर भी आज गौर करेंगे। सो आई वेलकम यू सर टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स के मैं आपका सन हूँ, लेकिन आज मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछूंगा वो एकदम ही प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगा, इन कैपेसिटी पूछूंगा। सो आपको सारे जवाब आपको टू द बेस्ट आपको देने हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो नटखट भी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो एज अ सन मैं आपसे नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा और आपको उसका सही जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे हम बिहार से हैं, ठीक है, आपने बिहार में, बिहार बोर्ड में आपने पढ़ाई की है, उसके बाद आपने बिहार में मगध मेडिकल कॉलेज से आपने आपका मेडिकल किया है। तो बिहार कैसा है या कैसा था उस समय जब आपने अपना इनिशियल स्कूलिंग किया था? 79-80 की बात है। उस समय मैं स्कूल में था, बोर्ड एग्जाम्स। तो जहाँ पर उस समय शिक्षा में क्या थी कि बहुत सारी चीज़ें, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं एजुकेशन के लिए, जो आज अवेलेबल है वो सब नहीं मिलती। आज बच्चों को अच्छी ट्यूशन क्लासेस हैं, अच्छी कोचिंग क्लासेस हैं, विदाउट कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन उस समय भी बच्चों को अच्छा करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती। आप कड़ी मेहनत करते थे? हाँ बिल्कुल। मेरे पिताजी कहते थे, पढ़ाई करना है तो फर्स्ट करो, नहीं तो मत करो। तो ये दिमाग में मुझे हमेशा चलता था कि मुझे अपने क्लास में फर्स्ट लाना है। और सेकंड आ गए तो? शाबाशी मिलती थी, आश्वासन मिलता था कि कोई बात नहीं है, अगली बार फिर से फर्स्ट करने की कोशिश करना। तो ओवरऑल में हमेशा मैंने एंजॉय किया है एजुकेशन। उस समय बर्डन नहीं था, जो आजकल के बच्चों के पेरेंट्स पे भी बर्डन होते हैं और बच्चे भी बर्डन फील करते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। हम लोगों के समय ऐसा नहीं था, बस पढ़ना है। हम लोग के टाइम में टीवी, सिनेमा, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया ये सब नहीं थी। जनरली जब सोशल मीडिया की बात करते हैं या फिर फन की बात करते हैं, तो हमारे टाइम में तो मोबाइल अवेलेबल है, टैबलेट अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है, लेकिन फन तो सब करते थे। तो आपके टाइम में फन के लिए क्या क्या ऑप्शंस था, मैं जानना चाहता हूँ। फन के लिए हम लोग कबड्डी खेलते थे। कबड्डी? स्कूल में, गांव में। हाँ। एक्चुअली बिहार के गांव में उस समय बिजली उपलब्ध नहीं होती, तो हम लोग लालटेन में, लैंप में पढ़ाई करते थे। और गर्मी होती थी उस समय, हम लोग खेलने का काम रात को करते थे। रात को खेलते थे? यस। अगर चांदनी रात हो गई, पूनम की रात है, तो मजे होते थे। हम लोग 10 बजे के बाद, 10 से 12 बजे तक कबड्डी खेलते थे खेतों में। हाँ? फन में बहुत लिमिटेशन थी उस समय, सिनेमा घर वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह नहीं था। थे तो बड़े बड़े शहरों में थे, जहाँ हम लोगों को जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती थी और हम जा नहीं पा सकते। क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग गांव में पले बड़े हैं। तो मूवी देखना तो अलाउड नहीं था? नहीं,
उस समय बहुत इसको बुरा माना सामाजिक जाता था। दृष्टिकोण से बुरा माना जाता था। अगर किसी ने देख लिया गांव के लोगों ने, चाचा ताऊ जी ने, तो हम लोगों को बहुत ही अपराध बोध होता था। तो मतलब आप लोग गए थे? चुपके चुपके देख लेते थे। कौन सा हीरो पसंद था? अरे उस समय बहुत सारे हीरो थे, लेकिन मुझे तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन वाह, बच्चन। बहुत पसंद। बच्चन का कोई फेवरेट मूवी जो आपने पहला देखा हो, जो आपको एकदम याद हो? हाँ, उनकी तो बहुत सारी पिक्चर थी, लेकिन शराबी मुझे बहुत पसंद आया। शराबी। क्या डायलॉग्स था। एट दैट टाइम गांव के बच्चे गांव में रह के इतनी अच्छी पढ़ाई करते थे, इतना नॉलेज होता था। किसी किसी गांव में लाइब्रेरी होती थी। लाइब्रेरी भी होती है। हाँ, although there was so many difficulties and scarcity in villages, लेकिन लाइब्रेरी होती थी। पूरी फोकस हमारे एजुकेशन पर होती थी। तो जैसे एजुकेशन पे आपने बोला कि बहुत फोकस होता था, हम्म। लेकिन उस टाइम तो एम्यूनिटीज नहीं थी, जैसे लाइट हो गया, एयर कंडीशनर, आज हम लोग बैठ के काम करते। लालटेन में पढ़ के लोगों ने आईएएस किया है और बोर्ड में टॉप किया है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। वो तो लालटेन तो थोड़ा उत्कृष्ट चीज हो गई। लालटेन भी नहीं अवेलेबल हाँ, था। वो डिबिया होती है गांव में, हम्म। जिसमें तेल भरते थे, केरोसिन ऑयल, बत्ती जला के, और पलंग के किनारे रख देते थे या स्टूल पे, और उसमें हम लोग पढ़ाई करते थे। डीम लाइट, सोचो कितनी डिफिकल्टी थी। कंपटीशन बहुत होता होगा इस हिसाब से, तो सबको फर्स्ट आना है। मतलब आपके सारे फ्रेंड्स जो कलीग्स थे सब ऐसे ही थे? वो तो चाहते थे, हाँ, पढ़ाई का जुनून होता था। और गरीब के गरीब परिवार के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार रहते थे। कॉलेज में, हायर एजुकेशन में, अगर पैसे उनके पास नहीं है तो जो भी छोटी सी जमीन के टुकड़े उकड़े वो भी बेच देते थे, लेकिन पढ़ाएंगे बेटे को तो यूनिवर्सिटी में। सो दादाजी का यहाँ पे रोल आप बताइए, क्योंकि आप दादाजी- स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, आप सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, तो दादाजी का रोल कैसा था आपकी लाइफ में? दादाजी वो जॉब करते थे, हाँ। एनर्जी सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन हम उनके साथ नहीं रहते। उस समय हमारा ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था। और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि एक दो जने जॉब करते हैं और पूरे फैमिली का खर्च उनके ऊपर। तो मेरे पिताजी के साथ भी यही बात थी, और वो ही वॉज वेल डेडिकेटेड टू सर्व द फैमिली। परिवार को किसी तरह, परिवार मीन्स ओनली वाइफ, डॉटर और सन नहीं, पूरे हमारे चाचा, हमारे चाची, चचेरे भाई बहन सब एक ही फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में 20-25 जने के लोग रहते थे, इमेजिन। तो उनका रोल रहता था कि उनको फैमिली भी देखना है और बच्चों को एजुकेशन भी अच्छा देना है। तो जब मैं 9th-10th में था तो तब उन्होंने कहा कि क्या बनना चाहते हो? तो मैंने बोला अभी तक कुछ सोचा नहीं है, डॉक्टर बनो। तो आप टॉपर थे और आप टॉप करते थे, लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया था कि आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, वो कोई स्कूल इंटरेस्ट? बोर्ड तक कोई सोचता नहीं है, सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना, अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना, बस। तो ये अवेयरनेस नहीं था कि क्या बनना है, या फिर वो उसके तरफ सोचते ही नहीं थे पहले लोग? यस यस, क्योंकि इंफॉर्मेशन उस समय लिमिटेड था। हम लोगों को गाइड करने वाले भी जो अच्छे हमारे सीनियर, वो सब नहीं थे गांव में। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। तो दादाजी चाहते थे कि आप डॉक्टर हाँ, बने। डॉक्टर बन जाओ। 10th-12th तक तो कुछ सोचता ही नहीं लोग, क्या बनना है। 12th कर लेना है, कॉलेज में जाना है, बोर्ड कर लेना है, कॉलेज में जाना है। लेकिन जब मैं, उस समय क्या होता था, अभी जो 10+2 है बोर्ड के बाद, उस समय इंटरमीडिएट साइंस, इंटरमीडिएट आर्ट्स, इंटरमीडिएट कॉमर्स, इस तरह से कोर्सेज होते थे। तो ये कोर्स कॉलेज में होता था, स्कूल में नहीं होता था। 10+2 आज जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पढ़ाई कॉलेज में होती थी, बहुत लर्नेड टीचर होते थे। उस समय मैं जब एडमिशन लिया, कॉलेज में गया, कॉलेज मतलब 12th में, 11th-12th? इंटरमीडिएट साइंस में एडमिशन लिया, तो बायोलॉजी मुझे बहुत टफ लगी। आपका तो मैथ सब्जेक्ट फेवरेट था? यस, मैं मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा। मैथ में 9900 हमेशा आता था। Although it was very tough to understand everything in biology,
बिकॉज जिसको बायोलॉजी आगे करियर में कंटिन्यू करना है उनको क्लास स्टैंडर्ड स्कूल स्टैंडर्ड में ही बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी, 8 स्टैंडर्ड से। 8 9 10 11। लेकिन मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता था। एक स्टूपिड क्वेश्चन मैंने पूछ दिया था बायोलॉजी के क्लास में कि सर इज इट इसेंशियल फॉर ए सेल दैट इट शुड बी लिविंग। तो पूरा क्लास ठा के से हंसा और मैं कुछ समझ नहीं आया। तो टीचर्स ने कहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड मैथ का है क्या? हम लिए सर अभी इंटरमीडिएट साइंस में बायोलॉजी लिए हो। हम लिए हाँ सर। ओके दिस इज ऑब्वियस क्वेश्चन। बाद में मेरे एक मित्र ने कहा कि देखो सेल होने के लिए उसको लिविंग होना जरूरी है, अदरवाइज डेड। उस टाइम ऐसा भी होता होगा कि अब आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी बॉडी में क्या हो रहा है आज भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। नहीं क्रिएटिविटी थी जानने की, इसीलिए मैंने मेरा जो एफर्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ में था, उससे जितना फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देता था उतना ही टाइम सिर्फ बायोलॉजी में मुझे लग जाता था। और नई नई चीज सब्जेक्ट्स थी तो पढ़ने में मजा आता था। लेकिन पढ़ा मैंने, अच्छा किया। हमारे यहाँ मेडिकल एडमिशन टेस्ट होते हैं स्टेट लेवल के, जिसमें उस समय 400-450 सीट हुआ करती थी। गवर्नमेंट कॉलेज ही थे उस समय, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नहीं हुआ करते। उसमें क्वालिफाई करना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कुछ हवा ही नहीं लगा। फिर मैं पटना में कोचिंग वोचिंग किया वहाँ, तब जाके लगा कि अरे मैं तो कुआं में बैठा था समंदर तो इधर है। तब मुझे लगा कि इंटरमीडिएट साइंस अगर मैं पटना साइंस कॉलेज से पढ़ा होता या बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी से, रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज, पटना में पटना साइंस कॉलेज और मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज था, लंगट सिंह कॉलेज फेमस। और उस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इतनी इज्जत होती थी कि बस में अगर जा रहे हो और उसने कह दिया कि मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता हूं तो लोग खड़े होकर उसको सीट दे देते। आज के जैसा नहीं है कि हर गली में एक डॉक्टर है। अभी तो बात नहीं करो। तो आपका ड्रीम कॉलेज पटना साइंस कॉलेज था। हाँ। और लंगट सिंह कॉलेज था। लेकिन एक मेरे साथ हादसा हुआ। इट वाज माय बैड लक। मैं भी चाहता था क्योंकि मैं डिजर्व करता था। और उस समय एग्जाम होते थे तो टेस्ट होता था। मुझे प्री टेस्ट में 720 मार्क आए थे आउट ऑफ 1000 720 मार्क्स आई ऑब्टेन। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि तुम बहुत अच्छे रैंक से पास करोगे बोर्ड, और बोर्ड का जो फियर अभी होता है वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि बोर्ड कॉलेज में होता था तब। नहीं, स्कूल बोर्ड का स्कूल बोर्ड जो आज 10वीं बोर्ड के पास करते हैं बच्चे, हाँ। जिसका फियर होता है। मैं 6 महीने पहले ही टोटल कोर्स बोर्ड की तैयारी कर चुका था, रिवीजन यही चलता था। लेकिन मेरे जहाँ सेंटर था, इट वाज बैड लक फॉर मी दैट टीचर्स में उस समय ईगो बहुत होता था। क्या हुआ था? एक वाकया हुआ कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल और एक और स्कूल के प्रिंसिपल थे, दोनों बात कर रहे थे और मैं वहाँ से गुजर रहा था। शिष्टाचार के नियम से मैंने उनके पैर छुए, दोनों टीचर को। मैं पता था मुझे कि दोनों प्रिंसिपल हैं, हाईली लर्नेड पर्सन। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे स्कूल का स्टूडेंट है। तो उन्होंने बोला कि महुआ का इतना अच्छा लड़का महुआ हाई स्कूल छोड़ के आपके स्कूल में कहाँ चला? मैं दूसरे स्कूल में पढ़ता था, महुआ से 7-8 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ऑफर दिया कि तुम मेरे स्कूल में आ जाओ, दूसरे टीचर पढ़ो। हाँ, महुआ हाई स्कूल में, कि वहाँ पढ़ो तो मैं तुझे ट्यूशन फ्री, सारे चीज़ फ्री कर दूंगा। तो मैंने रिफ्यूज कर दिया, नो सर, मैं अपने ही स्कूल से बोर्ड। और इट वाज माय बैड लक कि मेरे स्कूल बोर्ड का सेंटर उसी स्कूल में पड़ गया। मुझे पता नहीं था कि एक टीचर एक छोटी सी बात के लिए इतना ईगो रखे। मुझे ज्ञात सूत्रों से पता लगा कि उन्होंने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए आंसर शीट में उन्होंने क्रॉस कर दिया। टीचर ने आपके आंसर शीट में क्रॉस कर दिया? ने, हाँ, जो एग्जाम के बाद क्या होता है, सारे बुक्स, आंसर बुक्स एक जगह रख के उनको सील किया जाता है। एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद
फिर इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाता है ना सेंटर हाँ। पर, बोर्ड में भेजा हाँ। जाता है। तो पैक करते समय उन्होंने मेरे आंसर्स को क्रॉस बहुत सारे कर दिया। आपको शौक लगेगा कि मैथ में मैं कभी 90 से नीचे नहीं आया स्कूल में, और मुझे बोर्ड में 57 आया था। इमेजिन कर सकते। और जो भी सब्जेक्ट्स मार्क्स फेजिंग थे, साइंस, फिजिक्स, साइंस में मैथ्स, 2 मैथ्स होते थे हमारे साथ, एडवांस और एलिमेंट्री मैथ। एडवांस मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाता था, उसमें 66 मार्क्स आए। मैं 1.25 घंटा में 3 घंटे का पेपर मैथ का 1.25 घंटा में फिनिश कर दिया। और उस स्टूडेंट को अगर 57 और 66 आता हो तो इमेजिन कर सकते हो कैसा लगा होगा मुझे। बाद में पता लगा, लेकिन मुझे गुस्सा हुई, अफसोस तो हुआ। आपने कोई एक्शन नहीं लिया? बहुत कुछ दिनों तक पुलिस उस केस समय कुछ? ऐसा कुछ होता नहीं था गांव में। मैंने अपने प्रिंसिपल से कंप्लेन किया कि मैं नेक्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दूंगा, ये मार्कशीट मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो बोर्ड है, इसके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, तुम घबराओ नहीं, इंटरमीडिएट साइंस बायोलॉजी में पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ो, मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ो। काफ़ी दिनों तक मैं डिप्रेस्ड रहा। उसके बाद चूंकि मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न आ गया, मगर जो मैं 700 से मोर देन 700 जो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी जगह पे मुझे सिर्फ 560 आया, 560। तो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए ये मार्क्स सफिशिएंट नहीं था। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको 700 से ऊपर उस समय मार्क्स आना चाहिए था। ओके। हाँ, क्योंकि 11-12 तो उसमें होता है। हाँ, और उस समय का पटना साइंस कॉलेज का ओहो, मुझे अफसोस होता है आजकल बच्चे को वैसी स्टडीज, वैसी टीचिंग्स नहीं मिलती। सो लर्नेड पर्सन्स, टीचर्स लोग थे जो इंटरमीडिएट साइंस में पढ़ाने वाले थे, वो ऑथर्स थे बुक्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बुक्स लिखते थे। वो टीचर पटना साइंस कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो यू कैन इमेजिन, अगर मैं उस कॉलेज में पढ़ा होता तो बूम, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं स्टेट में सिलेक्ट हो गया होता, MDAT मेडिकल एडमिशन। वाह। कोई बात नहीं, सोच हुआ जैसे तैसे। फिर बीच में आया कि बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, या अच्छे यहाँ छोटा कॉलेज है क्या पढ़ूं, फिजिक्स के एक ही टीचर थे, ऐसे कॉलेज में एडमिशन। और लोगों ने कहा कि इनका तो 3-4 चैप्टर पूरा करते 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 पूरा हो जाता है कॉलेज। कुछ टीचर लोगों ने कहा कि कैसे कॉलेज में आ गए हो, यहाँ से आज तक किसी ने मेडिकल एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं किया। फिर मैं आर्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया। आर्ट्स? हाँ, मेरे कजिन वगैरह आर्ट्स में पढ़ते थे, तो मैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये सब पढ़ना शुरू कर दिया और उनके क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर मेरे पिताजी को पता लगा कि ये साइंस पढ़ना छोड़ दिया है और आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ता है। फिर उन्होंने मोटिवेट किया। मोटिवेट किया, डांट पड़ी? हाँ, वो बिहार में क्या है, डांटना भी एक मोटिवेशन होता है। ओके। हाँ, हाँ, मुझे पता है। वहाँ प्यार से ऐसे नहीं कहते हैं कि बेटे कोई बात नहीं है, और थप्पड़ लप्पड़ लगती है और डांट पड़ती है, और उस समय का यही मोटिवेशन। फादर का रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट बहुत। अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला हो बच्चों, हालांकि मैं सेल्फ गाइडेड था उस समय पढ़ाई में। फादर की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जो भी था घर में, मेरे माताजी का बहुत रोल। हाँ, दादी के बारे में बताइए। वो पढ़ने के लिए बोलती थी? अरे अगर मैं खेलते रहता था हाँ। तो वहां जाके बोलती थी, खेलते रहा, पढ़े के ना है, चला ललटेन जला दे लियो। वाह। अब रात को अगर, जब तक मैं पढ़ता था, तो चूंकि खाना तब खाता था जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तो मैं रात का खाना, जिसको आप लोग डिनर बोलते हो, वो मेरा डिनर 1-1:30 बजे रात को होती थी। उस समय मेरी माँ, आपकी दादी जी, गरम गरम रोटली और सब्जी तो बना रहता था, लेकिन रोटी गरम गरम मिलती थी। और अभी जैसा नहीं है कि लाइटर किए, गैस ऑन किए, फटफट हो गया। फिर वो लकड़ी के चूल्हे होते थे, उसको लकड़ी जलाना, फिर गरम करना, माने 4 रोटी बनाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना।
खाली तो चूल्हा उनका से रोल बहुत अच्छा। सभी लोग कहते थे बेकार कोशिश कर रहे हो, डॉक्टर नहीं बन सकते हो, बहुत टफ है, और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो। रियली इट वाज टफ फॉर मी कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहा था इंटरमीडिएट साइंस, और इंटरमीडिएट साइंस के बाद जो हमको एमडीएटी बिहार में मेडिकल में एडमिशन के लिए टेस्ट होती थी, एंट्रेंस एग्जाम, उसको एमडीएटी टेस्ट बोलते थे। उसको वो इंग्लिश में होता था, नो ऑप्शन। इंग्लिश आपने सीखा? नहीं, इंग्लिश ऐसे मैं पढ़ता था, स्कूलों में इंग्लिश पढ़ा है, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं पढ़ता था। और मैं इंग्लिश राइटर की जो लिखी हुई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स भी पैरेलल में रह के पढ़ता था। ओके, इंग्लिश ऑथर्स की? हाँ, मुझे पता था कि एग्जाम इंग्लिश में देनी है, अभी क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे, लैंग्वेज, इसलिए मैं साइड में थोड़ा उसको कभी कभी हिंदी मीडियम में पढ़ते पढ़ते इंग्लिश मीडियम की बुक्स को, सेम चैप्टर को एक्सप्लोर करता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नहीं हुआ, फिर मैं पटना गया, वहाँ कोचिंग किया। ओ माय गॉड, इट वाज वेरी टफ फॉर मी। दिमाग में एक मैप छप गया था कि करना है, चाहे जो मुझे किसी समय घबराहट होती थी कि शायद नहीं हो। 400 सीट में जनरल में सेलेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, और उसमें क्या होता था, 2-3 बैच आगे पीछे के, करंट बैच, सीनियर बैच, उसके सीनियर बैच, एवं बीएससी किए हुए स्टूडेंट्स भी बैठते थे, तो एक डर सा लगता था। सिर्फ 400 सिलेक्ट होंगे? हाँ हाँ जी। लेकिन मैं धुनी छोड़ना नहीं है। 6 महीने घर नहीं गया, लेकिन 6 महीने तक जब तक कोचिंग किया, पढ़ाई की, मैंने सनसेट और सनराइज नहीं दिखा। सेलेक्ट हुआ तो आज खुशी है, लेकिन इट वाज वेरी टफ। ऑफ कोर्स, कोई भी चीज जो होती है, जो अचीवमेंट होता है, ये सब अचीवमेंट है। कितने सारे बच्चे, हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, और बाद में 400। मैं सोचता था कि सिविल सर्विसेज करूं, आईएएस करूं, इसलिए मैंने आर्ट्स पढ़ना इंटरमीडिएट में शुरू किया था। ओके, आप आईएएस भी करना चाहते थे? हाँ, कर जाते आईएएस श्योर कर जाता। ऐसा इजी तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं भी कर जाता। नहीं, ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे बाद में लगा कि मैं सिविल सर्विस में अगर नहीं गया तो अच्छा किया। एक ह्यूमन सर्विस की ओर मेरा इंक्लिनेशन हुआ, डॉक्टर बना, लोगों के दुख दर्द जो जितना हो सका, मैंने मास्टर्स तो नहीं किया, लेकिन एमबीबीएस लेवल पर जितना नॉलेज था, उस समय गरीब दर्दी, बहुत बड़ी बात होती है। गरीब दर्दियों की सेवा की टिल नाउ गवर्नमेंट दिल डॉक्टर में। यस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब दर्दी आते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। अभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है गुजरात में, कि अच्छे लोग भी आते हैं, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, सरकार भी बहुत ही ध्यान देती है इस पर, ग्रांट, इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स, फैकल्टीज सभी अवेलेबल हैं तो करते हैं। लेकिन मुझे मज़ा आया। मैं तो अब जॉब रिटायर करने वाला हूँ, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है कि मैं, बहुत लोग बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स, कहाँ से डॉक्टर बन गए, ये कर लिए होते, वो कर लिए होते, लेकिन एक ये होता है, इस जब तक आप जिस प्रोफेशन में हैं तो आपका दूसरा प्रोफेशन अच्छा लगेगा। हाँ। लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा प्रोफेशन ठीक। बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी जान के, कि आप कैसे डॉक्टर बने, और आप अपनी लाइक कैसे आप अपने फर्स्ट जो आपका माइलस्टोन होता है, आप उस तक कैसे पहुंचे। लेकिन इस जर्नी में फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, और कैसे आप मज़े करते थे? और आप, मुझे पता है कि जैसे बिहार में मैं जब भी गया हूँ, तब मैं मेलों में गया हूँ, तो आपके टाइम में मेला कैसा होता था, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब जैसे अपने बिहार का सोनपुर मेला है, और बीच बीच में कोई फेस्टिवल हो, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि हो, तो उस समय मेला लगता था, तो हम लोग खुश, तैयारी शुरू 8 दिन पहले से जाएंगे, मिठाई खाएंगे, बांसुरी खरीदेंगे, बस बांसुरी यही सब होता था। हाँ। बच्चों को क्या है, वो सामने बांसुरी वाला बांसुरी बजाता था। हाँ। तो चूंकि हम लोग उस समय, मम्मी पापा, तो पापा रहते नहीं थे साथ में, पिताजी, तो 2-4 अपने दोस्तों के साथ और सीनियर भाई लोग थे, उनके साथ
चले जाते थे मम्मी से कुछ पैसे लेके, और पैदल ही जाना है वहाँ, बस और रिक्शे में जाना नहीं है। 10 किलोमीटर चल दिए पैदल, और उधर मेला में घूमे, सब सामान बिकता था, देखते थे, इच्छा होती थी बहुत सारी चीज खरीदने के लिए, पैसा हो तो खरीदूं ना। अपना तो मिठाई खाने का, जलेबी या वो उस समय बहुत रसगुल्ला, रसगुल्ला तो ठीक है, वो तो चमचम। सब जगह मिलता है। स्पेशल मैं याद नहीं कर रहा हूँ, हाँ हवा मिठाई, हाँ, हवा मिठाई खाना, बुढ़िया के बाल जलेबी जिसको खाना, कहते ये सब, और बांसुरी खरीद लिए, समझिए मेला अच्छा हो गया। घूम के फिर चले आते थे। मौत का वो जो कुआं हाँ, होता, मौत का कुआं वाला भी लगाता था, जिसमें बाइक राइडर्स होते थे, वो तो बहुत हॉरेबल लगता था, हम लोग को डर लगता था, लेकिन कमाल था उस मैं समय गया भी। था, मैं गया था सुरेश अंकल के साथ सोनपुर मेला में मैं गया था, और मैं वहां से 2 चिड़िया लेके आया था और एक खरगोश। छोटे मेले की बात कर रहा हूँ गांव में, छोटा मेला, लेकिन सोनपुर मेला जो है ना, वो एशिया का सबसे उस समय का फेमस मेला, अब तो बहुत कम गया, उतनी जमीन नहीं रही। 1 महीने तक मेला, कार्तिक पूर्णिमा से लगता है मेला। कार्तिक पूर्णिमा गंगा जी के किनारे, वहाँ पशुओं का मेला लगता है, सर्कस होता था। हाँ, सर्कस बहुत क्रेज था उस समय, मेला में सर्कस, बड़े बड़े मेले में सर्कस होती। सर्कस में जाते थे, हाँ, सर्कस में। हाँ, मजा आता था। मैं तो सर्कस में सिर्फ एक बार गया हूँ। हाँ, और लेकिन हम लोग देखते थे, डर लगता था, वो बाघ आता था, भालू, बाघ, हाथी। शादियों में ये कैसा एक- होता था? आज जैसा होता वैसा नहीं होता, पार्टी प्लॉट जैसा कुछ कल्चर नहीं होता। ओके, दरवाजे पर बारात आई, दूल्हा आए, उनकी आरती उरती हुई, फिर बाराती लोग खाना वाना खाया, मंडप रहता था, उसमें रात में शादी होती थी। लेकिन हाँ, बड़ा अच्छा लगता था, शादी की लोकगीत जो बजती थी। अभी तो क्या है कि सीडी लगा दिया। बाराती लोग बड़ा शरीफ होते थे, आराम से चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, पटाखे उठाके पहले चल रहे हैं। डीजे पार्टी ये ये सब सब ऐसा नहीं कुछ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पर नाचते तो थे सब लोग उस समय है। ज्यादा अगर बदमाशी करके नाचेंगे तो पिटाई भी होती थी लड़की वाले की तरफ से। रिस्क रहता था। रिस्क रहता था, इसलिए समझा दिया जाता था कि भाई आप हाँ, शादी रात में हो गई तो दूसरे दिन मर्जाद बोलते थे, उसमें क्या और होता था? कैपेसिटी टेस्ट किया जाता था कि लड़की वाले कितना खिला पिला सकते हैं। क्या बात है। और रात को नाच होती थी ओह। अगर लड़के वाले ने मनोरंजन के लिए नाच की व्यवस्था नहीं की है तो गांव वाले उग्र हो जाते थे। ऐसा हाँ, क्यों नहीं नाच लाया होता था? नाच। हाँ, इसलिए लड़की वाले की तरफ से ये डिमांड होता था कि कुछ लाओ या नहीं लाओ, आप नाच वाले को लाना। नाच वाला मीन्स क्या होता था उस समय, मनोरंजन के लिए वो डांस, म्यूजिक, गाना गाते थे, उनके लिए स्टेज बनता था, और रात भर बाराती गांव के लोग लड़की वाले के तरफ नाटक जैसा? नाटक जैसा होता था। कोई जैसे हरिश्चंद्र का नाटक है तो उसका नाटक मंचन करते थे, और बहुत सारे चीजों पर कार्यक्रम होता था उसमें? कार्यक्रम होता था, रात भर होता था, कोई उठता नहीं था। वाह। और उस समय नहीं था कि नायिका जो ही होती थी वो फीमेल हो, नहीं, वो नायक में से ही कोई साड़ी वाड़ी पहन के नायिका बन जाती। आज भी तो ऐसा होता है। आज मैंने देख, मतलब जब भी यहाँ पे वडोदरा में कोई शादी होती है तो लड़का ही गा रहा होता है लड़की बन के। हम लोग तो जहाँ बारात हो गई, रात हो जाती थी, 9-10 बजे के बाद आवाज सुनाई पड़ी, 2-4 बच्चे तैयार हो गए, साइकिल लिए, चुपके से सबको, घर वाले को बिना बताए हम लोग नाच देखने चलते थे। और फिर 4 बजे आके सो जाते थे चुपके से। हाँ, नाइट आउट। हाँ, नाइट आउट। हम लोग भी कभी कभी। नहीं, बाद में मालूम पड़ती थी तो दूसरे दिन चाचा उचा लोग से पिटाई लगती थी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने मेडिकल एग्जाम क्लियर कर ली, मेहनत की, सारी बातें आपने बताई, मैंने जाना, और कहीं ना कहीं मैं ये सारी बातें जानता भी था, लेकिन मैं एक ऑडियंस के लिए एक परव्यू लाना चाहता था कि हम सबके पेरेंट्स, हम सबके फादर्स एंड जिनकी मदर्स ने भी एजुकेशन गेन किया है, वो बहुत ही टफ टाइम से निकल के और बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करके उन्होंने अपना करियर बनाया। लेकिन कॉलेज तो सबका इंटरेस्टिंग होता है, तो आपके कॉलेज के बारे में कोई किस्सा बताइए जहाँ पे आपकी मस्ती कैसी होती थी, आपकी पढ़ाई कैसी होती थी, और आप लोग कैसे थे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में? देखिए, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी प्रवृत्ति करने का मौका कम मिलता है, ओके। क्योंकि स्टडीज जो होती है एमबीबीएस की बहुत
टफ होती है और टाइम कम होता है। हाँ। इसीलिए बहुत सारी एक्टिविटीज और फन ये सब चीज तो नहीं होता, लेकिन 2-3 इवेंट्स है, स्पोर्ट्स वगैरह होता था, क्रिकेट होता था, फुटबॉल खेलते थे लोग स्टूडेंट्स। सरस्वती पूजा का आयोजन बहुत अच्छे से होता था कॉलेज में, तो हम लोग एंजॉय करते थे। फिर हर साल जब हमारे नए न्यू कमर्स नए बैच आते थे, फ्रेशर्स नाइट होती थी, वाह। यही सब एंजॉयमेंट होता था। इसके अलावे कॉलेज में और कुछ ज्यादा नहीं होता। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे आप? मैं वहाँ टीटी खेलना सीखा। टीटी तो मैं भी खेलता हूँ। हाँ, तो टीटी सीखा कॉलेज में। मैंने आप ही से सीखा है। क्योंकि मैं गांव से गया था, तो लोग बोला कि टीटी खेलते हो, तो मुझे पता ही नहीं लगा ये टीटी क्या होता है भाई, टेबल टेनिस। तो मैं लिटरली जाके कॉमन रूम में पूछा, भाई टेबल टेनिस क्या है? तो बोला ये टेबल है, इसको टीटी टेबल बोलते हैं, रैकेट है और ये बॉल है, टीटी बॉल। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि गांव में ये सब तो खेल, कबड्डी और ये सब खेल, फुटबॉल वुटबॉल होते थे स्कूल में, लेकिन क्रिकेट वगैरह उतना नहीं होता था उस समय। स्पोर्ट्स में फुटबॉल गांव-गांव तक फेमस था। तो अब क्यों फुटबॉल तो अब कहीं देखता ही नहीं, कोई खेलता ही नहीं है फुटबॉल। नहीं, उतना ज्यादा ग्राउंड भी, बड़ा ग्राउंड भी नहीं होता है, और क्रिकेट इस पर हावी हो गया, इसलिए खेलने वाले बच्चे फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट की ओर। क्योंकि क्रिकेट के लिए ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है। हाँ, गली में ही आपने बैट बॉल बस से बस खेल लिया। वहाँ। इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प लोग होते हैं अरे वहाँ पे। तो अब बिहार में 400 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उसमें वो सब बच्चे सब कैसे होंगे, 400 मानना बच्चे। पड़ेगा। तो उसमें मेरे बैच का एक लड़का था, डॉक्टर संजय गुप्ता, अभी वो न्यूरो सर्जन है दिल्ली में। राइट। वो बहुत अच्छा लड़का था, वो मस्तीखोर था, बदमाशी खूब करता था, लेकिन जब पढ़ता था तो हम लोग सीखते थे कि भाई कैसे पढ़ते, क्योंकि हमारे बैच में अभी तक जो है ना MCH DM दूसरा कोई नहीं किया। वाह, दिस इज द टॉप लेवल। टॉप लेवल, मेडिकल अच्छे साइंस यूनिवर्सिटी से, मेडिकल साइंस का टॉप हो दिल्ली गया। के कॉलेज से। वाह। और वेरी सिंपल, ऐसा सिंपल स्टूडेंट अभी भी याद करता हूँ। मिला नहीं हूँ, बहुत वर्षे हो गए कॉलेज छोड़े हुए, फिर मिला नहीं, लेकिन अभी भी उसके लिए रिस्पेक्ट है मेरे दिल। जितने भी लोग, बताता था। आप लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं सब लोग बहुत ही ज्यादा एक डेडिकेटेड और फाइनेंशियली सब ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेज में ही थे कि कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं था, अच्छे घर के लोग भी थे, बच्चे स्टूडेंट्स थे जिनके पेरेंट्स वेल ऑफ पेरेंट्स के लीडिंग बच्चे सर्जन, भी थे। लीडिंग फिजिशियन थे, उनके बच्चे भी थे। राइट। खासकर लड़कियां जो आती थी वो वेल टू डू फैमिली की हुआ करती थी, बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते थे वो मिडिल क्लास है, मेहनती। आप क्या कुछ बेस्ट फ्रेंड्स का नाम बताइए। बेस्ट फ्रेंड मेडिकल कॉलेज में मेरा अभी डॉक्टर DC आनंद, उसको प्यार से हम लोग DC बोलते थे, ध्रुव चंद आनंद, बहुत अच्छा लड़का था, एकदम लाइवली। उसको देखने के बाद खुश होने का दूसरा साधन ढूंढने की जरूरत है, बहुत अच्छा लड़का था, स्मार्ट। अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, फिजिशियन है, कोल इंडिया लिमिटेड में, उससे भी मिले हुए वर्षों हो गए। बेस्ट इसलिए बोलता हूँ कि मेरा फाइनल ईयर में फुटबॉल खेलते समय ये दाहिने पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, तो स्टूडेंट वार्ड में एडमिट हुआ फाइनल ईयर। तो वो ऐसा लड़का था कि मैं उससे बोला कि यार समय नहीं निकल पाता है, कुछ गाना उना सुनने के लिए हो। वो तुरंत अपने रूम में गया और ला के वो जो ऑडियो सिस्टम था वो लगा दिया। बाजार जाके एक पोर्टेबल टीवी खरीद ले आया। उस समय महाभारत चल रहा था, वो देखने के लिए कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ इसलिए ले आया। इसलिए बहुत अच्छे दोस्त थे लोग और बहुत पसंद करते थे मुझे किसी के साथ इतना ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। सभी जूनियर सीनियर सभी, जैसे जूनियर में डॉक्टर सुबोध है, अभी रेलवे में है, गुजरात में ही है, भावनगर में सुबोध था। वो तुम्हारे जन्म के समय वो इतना क्लोज था
मुझे कहा कि सर अपना ये बच्चा तो गर्मी में सूख जाएगा। वो 2 कूलर जो डेजर्ट कूलर था वो ले आया खुद खरीद के, कि ले आए एक अपने लिए और एक मेरे रूम में, तुमको गर्मी ना लगे इसके लिए। और तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय, जन्मोत्सव मैंने मनाया था हॉस्टल के छत पे, वो तो आज भी मिलते हैं लोग तो याद करते हैं। बहुत बड़ी मस्त पार्टी हुई थी, सब खाए थे, डांस वांस सब हुआ था, और हॉस्टल के छत पे जन्मोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डॉक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक डॉक्टर के जो अपने उसूल होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और आज के टाइम से थोड़ा कंपेयर कीजिए पहले के डॉक्टर्स और आज के डॉक्टर्स में क्या फ़र्क है? देखिए डॉक्टर्स तो वही है, और सिलेबस भी वही है, कॉलेज भी वही है, पढ़ाई होती है, लेकिन समय के अनुसार स्टाइल, इंटेंट, ये सब चीज़ चेंज होता है। पहले हम लोग के समय में टीचर्स में भी डेडिकेशन होता था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर तैयार करना है बैच। स्टूडेंट्स को भी लगता था कि पेरेंट्स का पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है, तो एक अच्छा डॉक्टर निकलना है। डॉक्टर्स का रोल समाज के लिए जो अभी है उस समय भी था। एक हमारे टीचर ने, जब मैं उनसे मिलने गया एडमिशन लेने के बाद, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे हमारे हाई स्कूल के टीचर, उन्होंने एक लाइन कहा था, अच्छा डॉक्टर बनना है तो पेशेंट के दिल में घुस के देखो, उसको अपनी जगह, उसकी जगह तुम खुद जाके देखो, देन यू कैन फील द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ पेशेंट, देन यू ट्रीट। तुम अच्छी दवा लिखोगे, नो डाउट, बट योर बिहेवियर, योर मोड टू अप्रोच द पेशेंट, if it is not emotional or fine, then your medicine will not affect more. हाँ, it will affect। जब भी हॉस्पिटल में आता है तो उसका एक होता है कि डॉक्टर साहब जरा अच्छे से देखें, वो ठीक है, हम लोग भी देखते थे, हमको पता है कि इसको ये दवाई देना, लेकिन उसको हम बीपी नहीं है तो भी उसका पल्स देखते थे, ब्लड प्रेशर देखे, स्टेथोस्कोप से स्कल्टेट किए, सब देखे। तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज आल्सो इसेंशियल, दिस इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। राइट। आया ऐसा होता है दवा लिख दिए तुम चले गए, तो नहीं, तो वो डेडिकेशन थोड़ा अभी को ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखना है। ये प्राइवेट कॉलेजेस के कारण हो गया है, कह सकते नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इट इज ऑब्वियस, जो मेरिट में सिलेक्ट होके गवर्नमेंट कॉलेज में आए होंगे, वो डॉक्टर्स जो होगा उसके पास नॉलेज भी होगा, अच्छा होगा। देखो डिग्री सबको मिल जाती है, 90% वाले भी पास करते हैं और 60% वाले भी पास करते हैं, लेकिन दोनों के मेरिट में और लेवल में फर्क तो होता है, पड़ता है, वो दिखता है डे टू डे लाइफ में। इवन मेरे प्रोफेशन में भी दिखता है, जो टॉप फिजिशियंस, टॉप सर्जन होते हैं, वो दिख जाता है, चमकता हुआ दूर से। हाँ। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, गवर्नमेंट इतना कॉलेज नहीं खोल सकती है अपने से, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप, जितने जिमर्स मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप पे खोल के डॉक्टर्स की जो कमी है स्टेट में उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या है कि जो हम निकल रहे हैं, हम हाँ। लोग जो अभी न्यू बैच जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो गरीब लोगों की सर्विस की ओर उनका ध्यान कम है, क्योंकि हम लोग जो डॉक्टर बने वो गरीब दर्दियों के ऊपर बने। प्राइवेट और हाईफाई मेडिकल कॉलेजेस में आपको सीखने को इतना मौका नहीं दिया जाएगा उस पेशेंट पे, क्योंकि पेशेंट हाईफाई है, he or she has paid much more money for the treatment, so कोई इंटर्न या रेजिडेंट इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट दैट पर्सन। राइट, वो स्पेशलिस्ट चाहिए उनको। हाँ, तो इस हिसाब से देखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, गरीब दर्दी है। हम लोग भी सीनियर लोग खड़े रहते थे, हम लोग भी सीखते थे, करते थे, छोटे मोटे सर्जिकल ऑपरेटिव प्रोसीजर करते थे। वो चीज़ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेज में
कम क्योंकि मिलता है। क्वांटम ऑफ पेशेंट्स एंड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा है, मेडिकल कॉलेज में ज्यादा है, श्योर ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ज्यादा एक्सपोजर हो गया, यस, तो अभी भी मैं, ऑटोमेटिकली हाँ, वो ये बेटर डॉक्टर हाँ, निकलता है। better। तो ये जो आपने जैसे अभी बताया कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट का जो एक जो बैकअप होता है, क्योंकि इलाज हाँ। फ्री में हो रहा है। आज चूंकि मेडिकल कॉलेज, एक नए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाने में 500-600 करोड़ रुपए लगते हैं। 500-600 करोड़। हाँ, फिर वो चालू हुआ, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का खर्च होता है, डॉक्टर्स की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स आते हैं। तो अगर पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, और अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए ही, बेनिफिट होता है, राइट। लोगों के लिए है। इसी गुजरात में ये चीज़ मैंने देखा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इसका जवाब देना होगा क्योंकि बहुत कुछ रिस्क पे है। सो मैं यहाँ पे मेरे बारे में आपको सवाल पूछना चाहूंगा, हाउ एम आई एज अ सन? सक्सेसफुल होने के लिए उसके पैरामीटर्स हर हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ के बच्चे बहुत ज़्यादा कमा गए, वेल सेटल्ड हो गए, बड़ी कंपनी में नौकरी कर गए, बंगले लिए, गाड़ी ले लिए, तो उनको कहा जाता है कि इनका लड़का बड़ा सक्सेसफुल हुआ। और बिजनेस, पैसे जो भी है वो किस्मत में है, आएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स तभी खुश होता है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बना। वेदर इज अर्निंग मोर और नॉट, इट डजेंट मैटर। और लाइफ में अगर वो हैप्पी है, घर में हैप्पी लाइफ जी रहा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, कोई उसमें अवगुण नहीं है, एक अच्छा इंसान। कोई भी जाए देखे सोसाइटी में या सिटी में, बोला तुम्हारा नाम लेके भाई मयंक, तो लोग बोले यार नाइस, राइट चेहरे खिल जाए। राइट राइट। किसी का नाम लेने पर नाक बहुत सिकुड़ जाए, तो ये चीज है, ये डिफरेंस है, राइट। इसलिए। और नहीं, जैसे मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि क्लब्स हमने नहीं देखे हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज है हमने एग्जैक्टली हैव बीन थ्रू ऑल दैट, और पता है कि ब्रेक कहाँ मारना है और क्या मेरे लिए सही है। लाइक पूरा टेबल सजा हुआ है। एक बार मैं तुमको बार बार ये कभी बोला था पहले भी कि देखो, दुनिया में हर चीज हर आदमी के लिए नहीं बना है। उसके पास है या वो ऐसा करता है तो मुझे भी करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। पार्टियों में, नाइट क्लब्स में जाते हैं, तुम्हारे पास पैसे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब मन नहीं होता, तो पैसे होते, ये होता है कि तुम्हारे पास सारी पॉसिबिलिटीज है, सारी चीज है, उसके बाद अगर तुम अपने को रोकते हो इन गलत चीजों से, तो दैट इज प्राउड मोमेंट। राइट। ये चीज है, तो वो चीज तुम में है। और आपका मैं सबसे खुश- प्राउड मोमेंट कौन सा था? मैं खुश रहता मेरे हूँ। लाइफ का ऐसा कोई इवेंट जो आपको, जिस दिन आप बहुत खुश हुए थे? एक तो तुम आईआईटी खड़गपुर में जब प्राइज जीते थे, रोबोटिक्स के फर्स्ट लिए। ईयर के स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, लेकिन तुम वहां जाके आईआईटीएन के बीच में अपना झंडा गाड़ दिया। तो मैं उस समय सिटी में था, न्यूज सुना, वो तो मोमेंट। मुझे अच्छा लगा कि नहीं, तुम बहुत लोगों से अच्छे हो, टैलेंट है कुछ करने में। कि उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। मुझे एक रजत जैन करके एक मेरे सीनियर थे, वो मिले, उन्होंने मेरा लाइफ थोड़ा बहुत चेंज किया। उन्होंने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा दिया, फिर मैंने अपने लाइफ में मैनेजमेंट को ग्रैब किया, एमबीए किया, और आज अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आप और मम्मी दोनों ने ग्रीन सिग्नल तो जरूरी होता है, सो थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट मैसेज टू फादर्स एंड सन्स क्या होगा आपकी तरफ से? फादर क्या होता है, जब तुम फादर बनोगे, बाप बनोगे, तो मालूम हो जाएगा। Thank you so much for joining me today for this Okay. podcast.
बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज थी जो आपको भी आज अभी अच्छा लग रहा होगा कि इतनी सारी यादें सामने आई। एंड थैंक यू सो मच